अधिनायक तंत्र के लक्षणों की चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी, जिसमें हमने 2 लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। पहला, जिसमें अधिनायक ऐसी संस्थाओं की उत्पत्ति नहीं होने देता जिससे उसको भविष्य में संकट का सामना करना पड़ता हो। और दूसरा, अधिनायक तंत्र में एक राजनीतिक दल अवश्य पाया जाता है जिसके माध्यम से अधिनायक वैधता प्राप्त करता है। तीसरी विशेषता देखिए, कोई भी अधिनायक तंत्र या निरंकुश शासक अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से नेता के प्रति अगाध आस्था उत्पन्न करने का प्रयास करता है। जहाँ जहाँ भी तानाशाही शासन प्रणालियाँ पाई जाती हैं, वहाँ जो भी अधिनायक होता है या तानाशाह शासक होता है, सबसे पहले वो शिक्षण संस्थाओं को निशाना बनाता है और इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपने प्रति जनता में अगाध आस्था उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। और जनसंपर्क के सभी साधन भी उसी नेता का गुणगान करते हैं, उसी नेता की श्रेष्ठता का बखान करते रहते हैं। तो इन अधिनायक तंत्र में शिक्षण संस्थाओं एवं जनसंपर्क के साधनों पर कड़ी निगरानी सरकार की रहती है तथा यही साधन जनता को बार बार आंतरिक एवं बाहरी दुश्मनों से संघर्ष करने के लिए सचेत रखते हैं। और सारा का सारा प्रचार ही नेता के द्वारा बताए गए तथ्यों को ही सही मानने के लिए होता है। आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल जिसमें किसी एक नेता के बताए गए तथ्यों को जनता के सामने बार बार रखते हैं ताकि जनता उन्हीं तथ्यों को सही मान ले। अगर आप ऐसा देखते हैं, ऐसा सुनते हैं, तो ये मान सकते हैं कि उस देश में शासन तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अगर पूरा का पूरा मीडिया या शिक्षण संस्थाएं एक ही नेता का श्रेष्ठता का गुणगान करती हैं, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना चाहते, तो वो देश तानाशाही शासन प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। और किसी भी अन्य प्रकार का प्रचार, यहाँ तक कि बाहर का रेडियो प्रसारण सुनना भी ऐसी व्यवस्थाओं में अपराध माना जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में विदेशी रेडियो प्रसारण सुनने वालों को मौत की सजा देने का कानून लागू था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में प्रसारण के साधनों से बार बार विचारधारा से संबंधित सिद्धांतों को दोहराया जाता है, जिससे लोगों के मस्तिष्क पर उस विचारधारा की अमिट छाप अंकित हो जाए और जनता आगे पीछे कुछ भी सोचने के लायक न रहे। तो इस तरह जनसंपर्क के साधनों का एकाधिकार नेता की सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चौथा लक्षण देखिए अधिनायक तंत्र व्यवस्था का। अधिनायक तंत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नेताओं द्वारा आतंक तथा डर का साम्राज्य फैला दिया जाता है। इससे व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है कि उसे हर वक्त अपना अस्तित्व खतरे में लगता है। इसके लिए बेबुनियादी प्रचार का सहारा लिया जाता है और निरंकुश व्यवस्थाओं में सरकार एक निरंतर चलने वाली क्रांति का प्रतीक होती हैं। इन व्यवस्थाओं में एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं सुनहरे भविष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष में कोई रुकावट नहीं आए, इसके लिए सारा शासन तंत्र एक सूत्र में बांध कर रखा जाता है और इसके विरोध में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं हो, इसके लिए आतंक फैलाए रखते हैं। और इसके लिए गुप्तचर विभाग को पूर्ण अधिकार तथा असीमित शक्तियां प्रदान की जाती हैं ताकि कोई भी विरोध नहीं कर सके, और अगर विरोध करता है
तो वहीं विरोध को कुचल दिया जाता है। तो अंत में निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक अधिनायक तंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सैनिकवाद की ही उपज है। इसमें एक दल या नेता या सेना के झंडे के चारों ओर राष्ट्रीय आत्मसम्मान, आशाओं और आकांक्षाओं की शक्ति इकट्ठी होती है। अधिनायक तंत्र आंतरिक विरोध व संघर्ष को कठोरता से दबा देता है। जो भी कोई संगठन या राजनीतिक दल या जो लोग अधिनायक तंत्र का विरोध करते हैं, उनको बल प्रयोग के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, उनके विरोध को दबा दिया जाता है। और अधिनायक इस तरह कार्य करता है कि जैसे वह राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने वाला एकमात्र व्यक्ति हो। अधिनायक तंत्र लोगों को एक जैसा बनाने का काम करता है, लोगों को एक स्वर में गूंथने का प्रयास करता है। और अधिनायक तंत्र में जनता के किसी भी विरोध को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाता है। और इस तरह से विश्वास दिलाया जाता है कि संपूर्ण राष्ट्र एक ही ढंग से सोचें, एक ही ढंग से बोलें और एक ही तरीके से कार्य करें। जो कोई भी इसके विरोध में होता है वो राष्ट्र विरोधी होता है, देश विरोधी होता है। तो ये 4 अधिनायक तंत्र के लक्षण हैं।